Good morning to all of you. Today we are going to learn so many questions from classification of animal kingdom. These questions are very important for examination point of view. Whenever you are a competitioner and you are going to prepare for any competitive examination, you must have to write down these all question. These are all question will give you better placement and a pleasant movement in your life. So without wasting of time, we are going to say watch one by one these questions from classification of animal kingdoms. The question number 1, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ. द राइट आंसर इज ए. निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? जो आकृति किसकी निश्चित नहीं होती है? अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा. अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं. चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? जी हाँ, चप्पल की आकृति के जंतु का नाम पैरामीशियम है. पैरामीशियम जो होता है ना, वो चप्पल के आकृति जैसी जंतु होती है. अगले प्रश्न को देखते हैं. अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा होता है? कूटपाद, जिसे सिस्ट बोलते हैं. द राइट आंसर इज सी. अगले प्रश्न की तरफ रुझान करते हैं. हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरा प्रोटोजोआ के नाम से युगलिना को जाना जाता है. इसका करेक्ट आंसर डी होगा. फटाफट इसे नोट करते चले, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है. अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग. बायोलॉजिकल साइंस से 1 बाय 1 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग हर एक चैप्टर वाइज एनालाइज कर रहे हैं. जो सारे क्वेश्चन प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग सीक्वेंस में यहाँ पर सजा करके आपके लिए उपस्थित किए हैं. तो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर. पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी, यानी पौधा और जंतुओं के बीच की जो योजक कड़ी होती है, उसको दोनों को जोड़ती है, उसे जाना जाता है युगलिना के नाम से. द करेक्ट आंसर इज बी. अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं. 7 नंबर. मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलेटिका कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर के आंत में एंटमीबा हिस्टोलेटिका पाया जाता है. अगले प्रश्न को देखिए. 8 नंबर प्रश्न. पेचिस या अमीबायोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो एंटमीबा हिस्टोलेटिका है, जिसको पेचिस या अमीबायोसिस कहते हैं. अगले प्रश्न को देखिए. मलेरिया बुखार पैदा करने वाले प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम के कारण ही मलेरिया बुखार उत्पन्न होती है. इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा. अगले प्रश्न को देखते हैं. काला जार उत्पन्न करने वाले कारक उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है? तो लिशमैनिया. लिशमैनिया के द्वारा ही काला जार होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा. जी हाँ, डी पर टिक लगाएंगे और इस तरह से अपने नोटबुक में नोट करेंगे कि काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ का नाम लिशमैनिया है. प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं. निद्रा रोग, जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, पैदा करता है ट्रिपैनोसोमा. ट्रिपैनोसोमा को उत्पन्न करने का कारक है स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि निद्रा रोग, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा. प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं. मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है, जिसका नाम है ई कोलाई. मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी का नाम ई कोलाई है. इसका करेक्ट आंसर ई होगा. इसे आप नोट करें. प्रश्न नंबर 13 देखें. अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं. किस चीज़ के लिए? जो अमीबा का सिस्ट होता है ना, बाहर से इसी को कूटपाद बोलते हैं. बाहर का जो आवरण होता है, इस तरह से इसको कूटपाद बोलते हैं. और यह भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए, इस प्रकार हम लोगों ने 13वां प्रश्न देखा कि अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए. इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा. अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था. मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र होता है, इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था. इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा. अगला प्रश्न देखें. 15 नंबर. जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है यूप्लेक्टेला. उपहार के स्वरूप जापान में देने वाला तथ्य है यूप्लेक्टेला. तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा. 16 नंबर प्रश्न. वीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है. वीनस के फूलों की डलिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यूप्लेक्टेला को जाना जाता है, और इसे उपहार के स्वरूप में जापान में दिया जाता है. इसे क्या कहते हैं? वीनस के फूलों की डलिया. यूप्लेक्टेला वीनस के फूलों की डलिया का नाम है, और जापान में इसे उपहार के स्वरूप भेंट किया जाता है. तो बहुत ही मज़ेदार है, इसको याद जरूर करें. अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं.
अगला प्रश्न है स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं, इसको ऑस्ट्रिया बोलते हैं। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है अस्कुलम। सिलेंट्रेटा संघ की अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो निडेरिया के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है। द राइट आंसर इज सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सिलेंट्रेटा के द्वारा होता है। द करेक्ट आंसर इज बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो हाइड्रा का प्रचलन अंग को कहते हैं टेंटिकल्स। द करेक्ट आंसर इज सी। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रवाल क्या है? तो प्रवाल एक समुद्री जीव है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, जेलीफिश के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसको बोल ऑरेलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, समुद्री एनीमोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैट्रिडियम को समुद्री एनीमोन के नाम से जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, मैट्रिडियम इसका हो गया, समुद्री एनीमोन को मैट्रिडियम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देते हैं, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार के नाम से किसे जाना जाता है? तो फाइसेलिया को जाना जाता है, फाइसेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अमरत्व इमोर्टिलिटी का गुण किस में पाया जाता है? तो हाइड्रा में पाया जाता है अमरत्व का गुण। अगला है, चिपटे क्रीमियो फ्लैट वॉर्म्स को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? इसे प्लेटीहेल्मिन्थस के अंतर्गत रखा गया है। फीता क्रेमी टैपवॉर्म किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? प्लेटीहेल्मिन्थस संघ का महत्वपूर्ण प्राणी है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो फीता क्रेमी जो होता है ना, मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, बाकी सब उपयोगी है। मधुमक्खी से भी उपयोगी है, केचुआ भी उपयोगी है और रेशम कीट तो उपयोगी है ही, लेकिन फीता कृमि जो होता है ना, यह उपयोगी नहीं है, यह पेचिश, अतिसार इत्यादि रोग को उत्पन्न करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंच जाता है? श्वर। अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है, इसका कारक श्वर है। द राइट आंसर इज डी। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो निमैथेलिमिनीज के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एस्कैरिएसिस, एस्कैरिस द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग एस्कैरिएसिस कहलाता है। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है उचररिया बैंक्रोफ्टाई द्वारा। फाइलेरिया जो रोग होता है ना, उचररिया बैंक्रोफ्टाई के द्वारा होता है, तो करेक्ट आंसर इज बी। एस्कैरिस पाया जाता है मनुष्य की आंत में। कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य की आंत में एस्कैरिस पाया जाता है। फेरिटिमा पोस्थुमा, फेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो केंचुआ को बोलते हैं फेरिटिमा पोस्थुमा। याद रखेंगे, केचुआ का वैज्ञानिक नाम है फेरिटिमा पोस्थुमा। अगले प्रश्न को देखते हैं, केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? तो हीमोसाइनिन। करेक्ट आंसर इज ए। केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है, क्योंकि केचुआ को ना किसानों का परम मित्र कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। वह जो छोटे छोटे घर बनाते हैं ना, तो ज़मीन में छिद्रयुक्त मृदा बना करके O2 की मात्रा को उसमें बढ़ा देता है। केचुए में कितनी आँखें होती हैं? तो केचुए में कोई आँखें नहीं होती है भाई, केचुए में एक भी आँख नहीं पाई जाती है। द करेक्ट आंसर इज डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? भूमि को होली करके, यानी भूमि में ना वह एक सुराग बनाता है और उसकी मिट्टी को ऊपर की तरफ एक बना देता है, पोली जैसा बनाता है, जिसके कारण से भूमि को पोली करके
किसानों को लाभ पहुंचाता है। अगला प्रश्न देखिए, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो जो कीट होते हैं ना, उसमें 3 जोड़ी यानी 6 टांगे होती है। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 42। कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है? 3 जोड़ी टांग। कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसमें 3 जोड़ी टांगे होने के कारण की जा सकती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? घरेलू मक्खी का जो कीट है ना, घरेलू मक्खी वो उपयोगी नहीं है। रेशम कीट का भी उपयोग होता है, मधुमक्खी भी लाभदायक होता है, और इसके तरह से लेडी बर्ड, ये तीनों उपयोगी है। लेकिन घरेलू मक्खी जो होता है ना, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? स्तनधारी। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण का कारण होता है? तो स्तनधारी। बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न, लाह उत्पन्न होती है कीटों के शरीर के श्रवण से। द करेक्ट आंसर इज सी। 46 नंबर क्वेश्चन है कि रेशम प्राप्त किया जाता है रेशम कीट के प्यूपा से। प्यूपा जो होता है ना रेशम कीट का, उससे हमें रेशम प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मैंगोटा। मैंगोट जो होता है घरेलू मक्खी का लार्वा होता है। मैंगोट के बाद ही मक्खी बनता है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो डंक में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? क्योंकि टेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती है। अगले प्रश्न को देखिए, 50 नंबर, निद्रा रोग जिसे स्लीपिंग सिकनेस जो कहते हैं, वह निद्रा रोग फैलाती है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी से निद्रा रोग फैलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कहलाता है सैंड फ्लाई। इसका डी आंसर हो जाएगा। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है 3 जोड़ी पाद। कीट वर्ग के जो जंतु होते हैं ना, उसमें 3 जोड़े पैर होते हैं, यही इसकी विशिष्ट लक्षण होती है। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक वेक्टर होता है? मादा एनोफिलीज के कारण मलेरिया रोग होती है, अतः इसका वाहक जो होगा मादा एनोफिलीज होगा। द करेक्ट आंसर इज डी। कटल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीपिया को जाना जाता है। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्टोपस है एक मृदु कवची। ऑक्टोपस क्या है? तो मृदु कवची है। द करेक्ट आंसर इज डी। डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो डेविल फिश जो होता है ना, उसको ऑक्टोपस को कहते हैं। तो डेविल फिश हो गया ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या होती है 8, यानी ऑक्टोपस में इस तरह से 8 भुजाएं होती है। 8 भुजाओं की संख्या होती है ऑक्टोपस में। अगला प्रश्न को देखते हैं, एनालिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी को नियोप्लिना कहते हैं। जो एनालिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी होती है तारा मछली, जिसे स्टार फिश कहते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। अरस्तु का लालटेन है। एरिस्टोटल लालटेन इज समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र को अरस्तु का लालटेन कहते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तारा मछली स्टार फिश के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रियस को स्टार फिश के तारा मछली के नाम से जाना जाता है। एस्टीरियस। अगले प्रश्न को देखिए, मछलियों में श्वास क्रिया किसके द्वारा होती है? तो गिल्स के द्वारा होती है। तो करेक्ट आंसर का सी हो जाएगा कि मछलियां गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया करती है। मछलियों के हृदय की विशेषता है, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। मछलियों की हृदय क्या विशेषता होती है? कि इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? तो समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स है ना, उसे मछली कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है?
कैटल फिश, सिल्वर फिश और जेली फिश मछली की श्रेणी में नहीं आते हैं। याद रखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा कि कौन मछली नहीं है, तो यह तीनों मछली नहीं है, कैटल फिश हो गया, जेली फिश और सिल्वर फिश। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स किस वर्ग का उदाहरण है? तो मत्स्य का है, फिशेज वर्ग का उदाहरण है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 67। देखिए निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? फ्लाइंग फिश को बोलते हैं वास्तविक मछली, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मीन है? फ्लाइंग फिश को मीन कहा जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो मछली की संख्या सर्वाधिक है। संसार में कौन सा जीव सबसे अधिक है? तो मछली की संख्या सबसे अधिक है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली ही, जो सबसे विषैली होती है उसे कहते हैं पाषाण मछली। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है, भारत में व्हेल मछली जो होती है ना, व्हेल शार्क, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है, जिस कारण से वो मर जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियाँ मरती हैं? शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियाँ मरती हैं क्योंकि O2 के अवक्षय के कारण। ग्रीष्मकाल में O2 का अवक्षय होता है, जिस कारण अधिक मछलियाँ मरने लगती हैं। अगले प्रश्न को देखिए। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबियंस कहते हैं, जैसे मेढक। केवल नर मेढक टरटराते हैं क्योंकि मादा मेढक में वाक कोश नहीं होता है। बरसात के दिनों में नर मेढक ही टर टर की आवाज़ करती है। मादा मेढक में वाक कोश नहीं होते हैं, अर्थात मादा मेढक आवाज़ नहीं करती हैं, वो नर मेढक के आवाज़ से आकर्षित होती है। इस तरह से नर मेढक ही टरटराते हैं, ना कि मादा मेढक। इसका कारण हो गया कि मादा मेढक में वाक कोश नहीं होते हैं। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक के लार्वा को टेडपॉल कहते हैं। क्या बोलेंगे? टेडपॉल। तो करेक्ट आंसर इज डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? वैश्म चैम्बर। तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। जैसे मनुष्य में 4 कक्ष होता है, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, लेकिन मेढक में 3 ही वैश्म होते हैं, 3 ही कक्ष होते हैं, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल हो जाएगा। इस तरह से मेढक में 3 वैश्म ही पाए जाते हैं, हृदय के 3 कक्ष ही होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगातार करता है क्योंकि वाक कोश के कारण इसमें बड़े होते हैं और नर मेढक ही आवाज़ निकालते हैं। अगला प्रश्न देखिए। शीत रक्तीय प्राणी है, यानी कोल्ड ब्लडेड प्राणी को बोलते हैं क्या? मछली, मेढक और छिपकली, तीनों हो गया शीत रक्तीय प्राणी। मेढक पानी में या पानी के अंदर पाया जाता है क्योंकि यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है, जिस कारण पानी के अंदर भी पाया जाता है। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं हाइबरनेशन। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति डॉर्मेंसी को कहते हैं हाइबरनेशन। अगले प्रश्न को देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न है। उच्च तापक्रम पर किसी वस्तु की प्रसुप्ति को कहते हैं एस्टिवेशन। द करेक्ट आंसर इज डी, एस्टिवेशन। अगले प्रश्न को देखिए। नृशंस प्राणी कौन सा है? तो नृशंस प्राणी कछुआ है। नृशंस प्राणी किसे बोलेंगे? तो कछुआ को बोलेंगे। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती? घड़ियाल में अश्रु ग्रंथि नहीं पाई जाती है। मनुष्य, कुत्ता, बैल सभी जानवरों में अश्रु ग्रंथि पाई जाती है, जबकि घड़ियाल में अश्रु ग्रंथि नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, घड़ियाल।
विषैले सर्पों में विष ग्रंथियां परिवर्तित होती है लार ग्रंथि से। लार ग्रंथि से ही ट्रांसफर होकर विष ग्रंथि बनती है। याद रखेंगे सबसे विषैला सर्प कौन सा है, उसे हम कड़ैत बोलते हैं। द करेक्ट आंसर इज सी। निम्न में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है, तब पाइथन जो होता है ना उसे विषैला सर्प नहीं मानते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। जो घोंसला बनाता है एकमात्र सांप, उसका नाम है किंग कोबरा। करेक्ट आंसर इज बी। डायनासोर निम्नलिखित में से क्या है, लुप्त सरीसृप। डायनासोर जो है उसे हम लुप्त सरीसृप की श्रेणी में रखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो गया, इसका राइट आंसर इज बी। हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है कौन सा, डायनासोर। करेक्ट आंसर इज बी। डायनासोर थे कब, मेसोजोइक सरीसृप था। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कि डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विषैली छिपकली है कौन सी, हिलोडर्मा। हिलोडर्मा को विषैली छिपकली कहते हैं। उड़न छिपकली कहते हैं ड्रोको को। ड्रोको हो गया उड़न छिपकली। विषैली छिपकली हिलोडर्मा। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है, उसे नेवला कहते हैं। द राइट आंसर इज बी। 95 नंबर क्वेश्चन। समुद्री सर्प को कहा जाता है हाइड्रोफिश। क्या कहेंगे इसे, हाइड्रोफिश बोलेंगे। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं त्वचा से। इसमें मध्य कर्ण नहीं पाई जाती है, इसलिए ध्वनि को त्वचा से ग्रहण करती है। पक्षियों की हड्डियां होती हैं वातिल। पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं ना वो खोखला होती है, वातिल होती है। तो करेक्ट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था, डॉक्टर सलीम अली जो कि भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति थे। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग को सबसे बड़ा जीवित पक्षी कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखें। सबसे छोटी पक्षी है हमिंग बर्ड। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग और सबसे छोटी हमिंग बर्ड होता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है, तो कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, इसलिए न्यूजीलैंड को कीवी कहा जाता है। कीवी प्रदेश न्यूजीलैंड। वहाँ के क्रिकेट खिलाड़ियों को भी कीवी से संबोधित किया जाता है। तो कीवी पक्षी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कीवी है, मतलब बिना उड़ने वाला पक्षी जिसका नाम क्या है, कीवी है। यह बड़ा होता है और चलता है। बहुत ही प्रिय और प्यारा सा यह पक्षी है कीवी। अगला प्रश्न देखिए। आर्कियोप्टेरिक्स है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स को कहते हैं। जो मनुष्य और पक्षी के बीच की कड़ी होती है, इसमें दांतें पाई जाती है। सबसे बड़ी बात है कि कौन सी पक्षी है जिसमें दांत पाई जाती है, तो आर्कियोप्टेरिक्स बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो अंटार्कटिका में पाई जाती है। पेंगुइन चिड़िया जो होती है ना, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अंटार्कटिका। बढ़ते हैं 105 नंबर प्रश्न। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ता है वह है ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ता है उसे ऑस्ट्रिच कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत होता था, आर्कियोप्टेरिक्स। सभी बोले हैं कि वह पक्षी है जो विलुप्त हो गया है। मनुष्य और सरीसृप के बीच का जो यह सबसे बड़ा पक्षी के ग्रुप का है जिसमें दांत पाया जाता है, इसको आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। प्रश्न नंबर 107। आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजना करी है, तो सरीसृप और पक्षियों के बीच का है। अभी हम लोगों ने देखा सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी को आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं और इसके मुख में दांत होता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तोता है। तोता को भारत का भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर
इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर कहलाता है। द राइट आंसर इज ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पावो क्रिस्टेशन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का। देखिए पावो क्रिस्टेशन वैज्ञानिक नाम है मोर का। द करेक्ट आंसर इज डी। 110वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? तो आर्कियोप्टेरिक्स के दांत थे। करेक्ट आंसर इज बी। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड, जो उल्टी उड़ान भरता है। करेक्ट आंसर बी होगा। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? तो अंगुलियों पर चिपकने वाले लैमली युक्त गद्दियाँ, अंगुलियों पर जो चिपकने वाली गद्दियाँ होती है ना, इसी कारण यह चिकनी दीवार पर आसानी से चढ़ जाती है। अगले प्रश्न को देखिए। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है? शुतुरमुर्ग। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है उसे हम कहते हैं शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न देखिए। स्तनधारी वर्ग मैमेलिया का विशिष्ट लक्षण है श्वेत ग्रंथियां। मैमरी ग्लैंड इज द चीफ कैरेक्टर ऑफ मैमेलिया। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है श्वेत ग्रंथियां। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है डॉल्फिन। द करेक्ट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? कौन सा प्राणी है जो स्तनधारी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। इस प्रकार हम लोगों ने आज 116 प्रश्न बायोलॉजिकल साइंस से देखे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट हैव टू राइट डाउन दिस ऑल क्वेश्चन एंड यू विल क्रिएट ए नोटबुक विदाउट कॉस्ट ऑफ एनी मनी एंड यू विल हैव टू मेंटेन दीज ऑल क्वेश्चन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। तो जी हाँ, इन सारे प्रश्नों को आप लोग बिना कोई खर्च के, बिना परेशानी के एक कॉपी ले और 1 बाय 1 नोट्स बना लें। ये बहुत ही उपयोगी होगा और निस्संदेह आपको परीक्षा में यादें आएंगी। मेरी यादें आएंगी कि सही में सर बताएं क्वेश्चन सारे एग्जामिनेशन में आए हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो। मन लगा कर पढ़े, खूब तन्मयता से पढ़े, खूब पढ़े, खूब बढ़े। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। आपकी एक उंगली, एक बटन सब्सक्राइबर का दबना मेरे हौसला को 4 गुना बढ़ाता है, इसलिए कृपया मेरा भी ख्याल करें और अपना तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। जय भारत के बच्चे, जय भारत के भविष्य। थैंक यू।